नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं कि भारत का जो लीगल सिस्टम है, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या जो भी जस्टिस सिस्टम है, उसका अ, अगर हम कंपेयर करें एशिया में जो सबसे जो महत्वपूर्ण और जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण है सिंगापुर का सिस्टम, उससे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो भारत में काम करती हैं एशिया के दूसरे देशों में काम करती हैं, यूरोपियन है, ऑस्ट्रेलियन है और अमेरिकन है, बहुत सारी हैं। लेकिन वो अपने हेड ऑफिस जो है वो सिंगापुर में खोलती हैं और फिर वो कहीं भी काम करें एशिया में, लेकिन वो अपना जो भी कोई दूसरे लोगों के साथ उनके साथियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उसमें लिखते हैं कि कोई भी अगर समस्या होगी, कोई झंझट होगा, कोई केस होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, तो उसका रेज़ोल्यूशन सिंगापुर की कोर्ट में होगा। यानी कि सिंगापुर ने एक ही बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से एक सिस्टम फ़ॉर्मुलेट किया है कि उसने आकर्षित किया है सारी दुनिया के उद्यमियों को और अलग लोगों को जो कि एशिया के क्षेत्र में या दूसरे भी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कि उनका जो लीगल सिस्टम है वो इतना फास्ट है, ट्रांसपेरेंट है और लेस टू लेस कॉस्टली है। चाहे वो हिंदुस्तान का तो कुछ हिसाब ही नहीं है, अमेरिकन सिस्टम का भी हिसाब ही नहीं है। तो हम ऐसे ही एक एक्सपर्ट से, एक मित्र से बात करते हैं जिन्होंने इस सिस्टम को समझा है और उस सिस्टम के उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपनी समस्या भी वो वहाँ लेके गए हैं और फिर उसको उनमें न्याय भी मिला है। यानी कि 2 या 3 दिन में न्याय, मतलब भारत में तो ये है कि पेशी पे पेशी, पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी, 2-3 पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। कहा ये जाता है कि न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय मिलता हुआ दिखना भी चाहिए। बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन अधिकतर भारत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिंगापुर में होता है और हमने तो उसको देखा नहीं है। तो जिन्होंने हमारे मित्र डॉक्टर नीरज रावत ने उसको खुद देखा है और वहाँ पे अपनी समस्या को लेके गए हैं। तो उसके बारे में उनसे बात करते हैं, फिर ये समझने का प्रयास करते हैं कि सिंगापुर का जो न्याय व्यवस्था कैसी है, वो किस तरह से 2 दिन में, 3 दिन में उन समस्याओं का हल कर देती है, जिसमें दूसरे देशों में या कि हम भारत की बात करें कि उसमें पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। तो ये क्या एक बात है। तो आमंत्रित करते हैं डॉक्टर नीरज रावत को। राउत साहब नमस्कार, आपका बात 25 में फिर से स्वागत है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक चर्चा रहेगी, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं न्याय व्यवस्था की। ना तो न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से मैं समझता हूँ, लेकिन आपने तो सिंगापुर के जो न्याय व्यवस्था से उसमें गए हैं, अपनी समस्या को लेके गए हैं और उसका समाधान वहाँ आपको मिला है। अगर उसी तरह की कोई समस्या होती और उसका समाधान करने के लिए आप भारत के किसी कोर्ट में किसी न्यायालय में जाते, तो आपको क्या देखने, सुनने और सहने को मिलता? तो ये जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये जो तुलनात्मक आपका अनुभव है और उस हिसाब से आप कृपा करके ये आप बताएँ, ताकि हमारे दर्शक को और श्रोता इस बात को समझें। तो डॉक्टर नीरज रावत, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद माधव जी। देखिए, मैं इस बात को इस तरह से शुरू करना चाहूँगा कि किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था में, सभ्य समाज की व्यवस्था में न्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी भी जनतंत्र को फलने फूलने के लिए न्याय, ईमानदारी से न्याय और जनता के हित में कम से कम पैसों में, और जितनी जल्दी होगा उतने ही कम पैसे लगेंगे, लेकिन जो उसके मेन खर्चे होते हैं, अगर जो भी कानूनी व्यवस्था के वो तो होते हैं,
लेकिन उसको बेवजह टालम टोल ना की जाए, ये एक किसी भी सभ्य समाज की एक पहचान होती है। मैं यहाँ पर भारत में भी कई कानूनी मामलों में उलझा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अपना कुछ जो यहाँ पर किसी को ट्रस्ट करके जो मेरी आदत हुई थी, मैं विदेश में जब रहता था तो मैंने किया है, मैं वो भी अनुभव शेयर करूंगा। और इस न्याय व्यवस्था का जो मैं जब सिंगापुर में था, मैं वहाँ का पीआर बना था, परमानेंट रेजिडेंट जिसको कहते हैं। और मैंने फिर भारत में अपना लौट के आके अपना कुछ शिक्षा से संबंधित कोई काम करने का मैंने सोचा था। तो सिंगापुर की एक कंपनी के साथ मैंने एक उसकी फ्रेंचाइजी दी थी। सिंगापुर की कंपनी ने मुझसे कहा था कि उनके पास इंडियन विश्वविद्यालयों का और इतने इतने रीजन के लिए राइट्स है टू एक्सपैंड देयर डिग्री प्रोग्राम्स। तो मैंने कहा चलो इंडिया में भी अगर ऐसा हो सकता है जिसमें 2 साल बच्चे यहाँ इंडिया में पढ़ते और तीसरे साल के लिए वो सिंगापुर या जो भी जहाँ की यूनिवर्सिटी होगी वहाँ वो 1 साल के लिए जा सकते हैं, ऐसा एक प्रोग्राम का मैंने फ्रेंचाइज लिया। और सिंगापुर में क्योंकि देखिए वहाँ पर आप बहुत इजीली किसी की बात पे ट्रस्ट करते हो, क्योंकि वहाँ आप धोखा देने की सोच नहीं सकते हो। अगर आपने सोचा है तो आप डेफिनेटली पकड़े जाओगे, और जिसको आप धोखा दे रहे हो वो जीत जाएगा, मतलब जैसे वो कानून के पास जाएगा, ये एक विश्वास होता है। तो मैंने भी जब ये एग्रीमेंट किया था इंडिया के लिए मैं कर रहा था, तो मैंने उसमें ये नहीं कहा था कि भाई मेरा जो इसका अगर डिस्प्यूट इन केस ऑफ डिस्प्यूट द मैटर विल बी रिजॉल्व्ड इन सिंगापुर कोर्ट, ये मैंने क्लॉज डाला हुआ था अपने एग्रीमेंट में उस कंपनी के साथ। और वो कंपनी क्योंकि सिंगापुर बेस्ड थी तो उसको मानना ही पड़ा था, वो स्वाभाविक था। तो केस ऐसा हुआ था सर कि मैंने जो जिस कंपनी की ये किया था, उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके पास यूके की 2 दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके राइट्स हैं। तो उनके पास सिंगापुर के राइट्स तो थे ही, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि नो वी हैव द राइट्स फॉर इंडिया आल्सो, जो इंडिया इज ए प्रोमिनेंट कंट्री एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी अब्रॉड एंड दे रियली ट्राई फॉर द ओवरसीज डिग्रीज एंड ऑल दैट। तो इंडिया को हमने अपने उसमें साइन अप कर रखा है एंड वी हैव राइट टू अपॉइंट फ्रेंचाइज। तो मैंने ये एक ट्रस्ट करके उनके साथ साइन अप किया और मैं इंडिया में आके बैंगलोर से उसकी शुरुआत करने के चक्कर में आया था। तो बैंगलोर में मैंने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, मेरे हमारे जो अपने पुराने इंस्टीट्यूट थे उसके साथ भी मिलके काम करने का शुरुआत करी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ऐसे ही लगा, जब पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारा लॉन्च, ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, मैं एक फ्रेंचाइजी फी ऑलमोस्ट मोर देन $1 लाख उनको दे चुका था। तो मेरे को ऐसे ही लगा कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी का ये फ्रेंचाइजी कर रहा है, मैंने कहा यू नो देयर हैज टू बी, बिकॉज लेटर द promoters will be coming here also, market their right and all that। तो मैंने एक इनिशिएट कर दिया लेटर उस यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैंने उसमें अपना डिटेल लिखा था, तो उनका मेरे पास जवाब आ गया। मैंने ईमेल से लिखा था तो उनका फोन आ गया मेरे पास कि मिस्टर रावत, यू हैव टेकन दिस फ्रेंचाइजी फ्रॉम व्हिच कंपनी। तो मैंने बता दिया केवैप सिंगापुर। तो बोला हाउ कम ही हैज गिवन दैट, आई डोंट नो, ही सेज दैट ही हैज अ राइट टू गिव योर franchisee for this program in India as well. Then said okay, you have given this much money to him without informing us. We want to tell you, and whatever cooperation you need, we'll cooperate you, but that we have not given these Indian rights to this Singaporean company and this Singaporean guy. जो सिंगापुर का ये बंदा था, ये इंडियन रेस का था, बट ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सिंगापुर। तो वो सिंगापुर में आई वाज शॉक्ड, यार ये क्या होगा। तो मैंने फिर अपने सिंगापुर के उस बंदे को जो था उसको लिखा, मैंने भाई यू हैव चीटेड मी एंड ब्ला 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 करके, विदाउट मतलब एक जो लेटर होता है उस तरीके से, एंड आई विल सू यू एंड ऑल दैट। तो उसने वही एक्सक्यूज करके कि नहीं मेरे पास है, और यू डोंट सी I will get all those rights and I will give you proper certification and all that. Yes, you want to ask something? हाँ, तो मतलब अगर इसको मोटी मोटी बात में समझें कि एक सिंगापुरियन कंपनी के साथ में आपका भारत में कोई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसमें जाके बाद में ये पता लगा कि उस जिस व्यक्ति ने या कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, इट वाज ए रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। Absolutely, absolutely, ये बात थी।
और वो बन गया सिंगापुरियन कंपनी, सिंगापुरियन रजिस्टर्ड है, और मैं सिर्फ पीआर हूँ, मैं वहाँ का सिटीजन नहीं बना, बिकॉज आई ऑलवेज केप्ट माई इंडियन सिटीजनशिप। तो मैंने जब जी ये लिया तो मैंने उनको लिखा, तो उसने वही जिस तरह का एक अप्रोच होती है पहले के आदमी को लगा दो और ये वो एंड यू हैव नो राइट टू आस्क मनी बिकॉज यू आर बैकिंग आउट एंड ब्ला ब्ला। रावत साहब, इसमें यह है कि इस तरह के तो केस हिंदुस्तान में रोज मेरे ख्याल में लाखों या हजारों की संख्या में आते होंगे, जो है वो कोर्ट में, भारत की न्याय व्यवस्था में। लेकिन आपका जो ये केस जो सिंगापुर में गया, और आप भारत में भी किसी भी कारण के कारण कुछ लीगल आपको अनुभव है कि कोई केस चल रहा है या पहले चला, तो दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन के, एक तो आपने भारत की न्याय व्यवस्था के साथ में अनुभव किया, और दूसरा सिंगापुर में जैसे आपने बताया, वो मेरे बात जो है मेरे दिमाग में अटक गई है कि 2 दिन में मैं आपको न्याय, वही मैं 2 हफ्ते आपको में न्याय, 2 महीने में न्याय, हाँ 2 साल में न्याय, ये एक ऐसी बात है जो कि भारत में शायद संभव ही नहीं है। तो उस पे आप बताएं कि ये इतना समय, वहां इतना छोटा समय क्यों लगता है, और हमारे यहाँ मतलब 2 साल और 2 हफ्ते, 2 हफ्ते की तो कोई बात ही नहीं है, 2 दिन जैसा आपने बताया, 2 या 4 दिन, कुछ भी दिन, तो वो तो एक मतलब अद्भुत, वो तो किसी दंत कथा की बात सी लगती है भारत के लोग। तो आप बताएं। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि इसलिए पूरा आपको बैकग्राउंड दे रहा था कि उस देश के पास हर एक्सक्यूज था कि वो उस कंपनी को डिफेंड करती कंपनी के साथ खड़े होते। लेकिन वहाँ का जुडिशियल सिस्टम जिस चीज के लिए जाना जाता है कि दे विल गिव जस्टिस टू एवरीबडी whosoever is contributing or whosoever is living and as per the law, वो जस्टिस मिलेगा वहाँ, ये एक श्योरिटी होती है। तो दैट इज द रीजन, मतलब मैं जब वहाँ पीआर वहाँ का सिस्टम का जो अनुभव था, तो मैंने वो ज्यूरिसडिक्शन हमारे मैटर का सिंगापुर को शुरू से क्लॉज में डाल रखा था, एंड दैट इज वाई मैंने उस चीज को वहां पर लिखा। तो जब मैंने उस बंदे को लिखा पहले ये बात, तो उसने मुझे डराया धमकाया कि नाउ यू आर इन इंडिया एंड यू सी आई एम अ सिंगापुरियन, वी डोंट टेल लाइज, दिस करके उसने डराया, एंड यू हैव नो राइट टू आस्क योर मनी बैक एंड ऑल दैट। तो मैं थोड़ा घबराया, ये किया, लेकिन कहीं से मेरे अंदर का जो एक सिंगापुर का लोग, तो मैंने कहा, तो आई कॉल्ड अप मेरे जो एक दो पुराने इंडियन फ्रेंड्स है, मुझे कहा, मैंने बताया ऐसा हो गया, तो डोंट वरी, देयर इज अ लॉयर इन माय बिल्डिंग इटसेल्फ, आई विल रेफर योर नेम टू हिम, और वो तुमको कांटेक्ट करेगा। तो उसकी लगी दोपहर के शाम में, तो मैंने उसको अपना केस का बैकग्राउंड बना के भेज दिया। उसने कहा ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दे दीजिए। मैंने भेज दिया उसको अपना सब कुछ डाला के। तो उसने कहा कि नहीं, दिस केस इज टोटली इन योर फेवर, लेकिन यह है कि इसको करने के लिए व्हाट आई शुड डू कि आई विल आस्क दिस लेटर, जो उसने फॉर्मेलिटी करी, उन यूनिवर्सिटी से उसने लेटर लिखा, और लेटर यूनिवर्सिटी का जवाब आया, वो लेके, तो इस प्रोसेस में उसने, वकील ने जो है, मतलब 10 दिन भी होंगे तैयार करने के लिए, लेटर उसको प्रूफ मंगाना था वहां से यूनिवर्सिटी से कि व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू। वो आ गया, उसके बाद उसको पढ़ते उसने कहा कि तो बहुत ईजी है, तुम लीगल केस जीतोगे, नो प्रॉब्लम, यू विल सॉल्व द कंपटीशन और इवन एक्स्ट्रा व्हाटएवर यू वांट यू विल गेट, तो आई गारंटी यू। तो मैंने कहा ठीक है, फाइल द केस। तो वहाँ जब केस फाइल होता है, तो वहाँ की क्या पता है कि वो शायद यहाँ इंडिया में भी होगी, तो वहाँ पे उस केस को रिव्यू करती है कभी। तो उस केस को उन्होंने रिव्यू किया, तो उन्होंने यही देखा जो निकल के आया होगा शायद कि भाई इट्स नॉट ए हीनस क्राइम, बट इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्रिमिनल थिंग। वहाँ पे ये इस तरह की चीटिंग जो है क्रिमिनल मानी जाती है। सिंगापुर में इवन इशूइंग चेक, और फिर किसी भी रीजन से वो अगर पास नहीं हो जाए, आपके पास अकाउंट में नहीं था या आपने गलती कर दी, यू हैव टू गो टू जेल फर्स्ट, बिकॉज वो ये कहते हैं अगर आपने चेक दिया और वो बाउंस हुआ है, इसका मतलब यू हैड इल इंटेंशन, देयर इज नथिंग, नो जस्टिफिकेशन। तो वहाँ सिंपल लॉ है। तो ये लेके जब उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, तो कोर्ट ने रिव्यू किया। उन्होंने मेरे वकील को बोला कि भाई इफ योर क्लाइंट इज रेडी टू एक्सेप्ट द कोर्ट मीडिएशन इंस्टेड ऑफ गोइंग लिटिगेशन, द कोर्ट विल ट्राई टू डू द मीडिएशन। नाउ प्लीज रिमेंबर, दिस मीडिएशन इज नॉट लाइक आर्बिटर, ठीक है, इट्स नॉट आर्बिटर। सो as mediator, they do not take any side of anybody. They will just only provide they will only facilitate to bring both the parties together, and they will explain the repercussions of this case and how long it might continue and what. So मेरे को वकील ने पूछा कि would you be minding or you want to straight away go for the trial? I know, as long as court mediation is by Singapore court and it is a official standby of the court,
You say yes, yes, it will be a official stand of the court and you can have it registration and all that. फिर मैंने जब थोड़ा उसका सर्च किया तो वहां पर एक क्या था कि इसको वो कहते हैं TADP, ट्रीपार्टाइट अलायंस डिस्प्यूट मैनेजमेंट, उन्होंने एवेल्युएट करी है कि भाई वो दोनों पार्टी होंगी और कोर्ट विल बी देयर इन बिटवीन एज ए मीडिएटर, दे विल सिट इन दैट। तो जब मेरे को डेट मिली, वकील ने कहा ठीक है सर, उस दिन आप आ जाओ। तो आई फ्लू विद एन आइडिया दैट ओके, मैं जा रहा हूँ तो 2 दिन 3 दिन का जो भी लगेगा। तो मैंने होटल बुक करी, मैं गया, फ्लाइट से गया, मैं पहुंचा उनके पास। उनका नहीं है, यू हैव टू रीच देयर शार्प एट 9:30 बिकॉज आवर फर्स्ट हियरिंग विल बी एट 10 o'clock। मैं ठीक है, मैं 9:30 पहुंच गया, मेरा वकील भी आ गया। तो शार्प 10 o'clock मुझे बुलाया गया। मैं कोर्ट में गया तो मैंने देखा भाई एक बड़ी सी बिल्डिंग, इधर एक अच्छा खासा रूम है, उसमें 1-2 वकील साहब बैठे हुए हैं, मतलब जज साहब बैठे हुए हैं, एक बीच में टेबल बैठे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा ओके व्हाट इज दिस, आपका क्या केस है। तो उन्होंने फिर मेरे लॉयर से भी कहा प्लीज यू गो आउट। मेरे लॉयर को भी बहुत बार भेज दिया उन्होंने। फिर मुझसे बात करी इन्होंने कि अच्छा अभी आप क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग, फिर व्हाई यू वांट टू गिव अप, मतलब व्हाई यू वांट टू लीव सिंगापुर, सिंगापुर क्यों छोड़ रहे हो, यू आर डूइंग सो वेल इन सिंगापुर, यू आर a PR and we need people like you to stay in Singapore. No, no, because right now I'm maintaining my PR and I will continue to stay as Singaporean. Maybe I'll come back to Singapore. But India has a lot of opportunities in this field. So I'm trying to expand this business in India. That is a and they asked the brief. हाँ जी बोलिए। तो कुल मिला के जैसे आपने वहाँ, तो ये आपको जो न्याय है कुल मिला के वो कितने दिन में या हफ्तों में या अब महीनों आप में मिल गया? चलिए मैं बताता हूँ ये अगर उसी तरह का केस आप भारत की किसी अदालत में लगाते तो उसमें आपको क्या करना पड़ता और उसका क्या हश्र होता? ठीक है, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि दर्शकों को मुझे देखा हुआ है एक फ्लो में समझने दीजिए कि मैंने सिंगापुर में वो कैसे जादू टाइप होता है। हाँ। और हमारा उससे जब कंपेयर करोगे तो हम यहाँ किस तरीके के कितने मतलब हम निकृष्ट जनतंत्र में रहते हैं, मतलब ये समझ में आएगा। जनतंत्र या न्याय व्यवस्था, निकृष्ट न्याय व्यवस्था में हम रहते हैं। तो मुझे वहां बुलाया और उन्होंने बातचीत करी, मेरे को 15-20 मिनट दिए। तो उन्होंने बताया कि केस देखो ऐसे है, ये है, यू कैन गो, ये ऑप्शन अगर आप इसमें लीगल लिटिगेशन में जाओगे, लिटिगेशन मीन्स होता है देन द केस रजिस्टर्स इन द सिंगापुर कोर्ट एज एन ऑफिशियल कोर्ट इज गोइंग ऑन। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि सिंगापुर में बहुत ज्यादा केस रजिस्टर हों, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम वेरी ट्रांसपेरेंटली जाते हैं। So we don't want people to know that Singapore is a place where everything gets litigation में ये सब होता रहता है। So that is government's intention also कि आपको, पर मैंने कहा मुझे न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल they are cheating, but yes that we look after, that you get justice। तो उन्होंने कहा ठीक है, I am ready to listen to you guys। तो उनका ठीक है, फिर मेरे को भेज दिया, मुझे कहा कि आप कोर्ट परिसर से बाहर मत जाइएगा, आप यही गए हैं, आपको दोबारा बताया जाएगा, वो आपको लॉयर बताया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे लॉयर को बुलाया, उससे कुछ बात करी। फिर मैंने देखा एक दूसरी पार्टी जो मेरी थी जिसपे मैंने केस किया था उसको बुलाया, उससे बातचीत करा। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे करीब 11-11:30 के बीच में मुझे बुलाया। 11 बजे पहुंचा, 11:30 बजे फिर छोड़ दिया। उन्होंने मुझे समझाया पूरा प्रोसेस कि देखिए ये होगा एंड हाउ मच डू यू वांट। आई सेड आई वांट माय फुल मनी बैक प्लस दिस मच एडवर्टाइजमेंट आई हैव डन इन इंडिया, दिस मच माय विजिट्स टू इंडिया एंड सिंगापुर, this because I have vacated my house in Singapore, so I am staying every time in the hotel। तो उन्होंने एक रफ एस्टिमेट बनाया, ठीक है वो टोटल आपने जो दिया है बता दिए। मैंने कहा माय लॉयर फीस, उसके लॉयर फीस कितनी है, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा झूठ बोला था, माय लॉयर इज चार्जिंग दिस मच। तो आप देखिए व्हाट दिस मच ही चार्जिंग, तो ओके वी कॉल हाउ कम वी कैन, देखिए जज बात कर रहा है मुझसे, जो जजमेंट देने वाले हैं। तो मैंने कहा नहीं दिस मच, तो उन्होंने कहा नहीं विल टॉक टू हिम हाउ कम ही इज चार्ज दिस मच। तो वो क्या करा के मुझे कन्विंस करा, मुझे छोड़ा उन्होंने। फिर जाइए मैं 11:30 बजे आ गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो पार्टी थी उसको बुलाया, उन्होंने वो उसको बुलाया, उसको फिर मुझसे कहा कि ठीक है कम आफ्टर लंच। तो मैं मेरा हियरिंग दोबारा 2 बजे मुझे फिर बुलाया। इस बार उन्होंने मुझे और लॉयर को दोनों को बिठाया। लॉयर को बिठाया तो लॉयर को भी उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा समझाया होगा। तो लॉयर भी समझाने लगा कि नहीं लुक दिस इज बेटर दैट वी एक्सेप्ट द मीडिएशन फुल-फ्लैजेडली, judges are in your favor, they realize that आपका इसमें नुकसान हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं थी, the company has done mistake and the company has accepted the mistake। तो मैंने कहा इसलिए मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली है उसने, तो मेरा एक तो सबसे पहला है कि मेरा पूरा पैसा वापस आना चाहिए, बल्कि उस पर इंटरेस्ट दिलाई है। और जो मेरा जो
आने जाने का खर्चा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ है, और जो मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस करी है एक उसका मैंने बना के दिया हुआ है, मुझे इतना मिलना चाहिए। तो मैंने काफ़ी बनाया था, मैंने करीब $75,000 का वो एक्स्ट्रा मैंने बनाया था, तो मैंने $1,75,000 का उस पर मैंने क्लेम किया था। तो उन्होंने कहा, तो वहाँ से उन्होंने वो जब अपन इतना करेंगे तो पार्टी मानेगी नहीं, और फिर वो लिटिगेशन में जाओगे, और हो सकता है लिटिगेशन में आपको इतना मिले, बट थ्रू दैट पीरियड यू रिमेन इन एंग्जाइटी, जो फियर रहता है, आपको 2-3 बार तो आना पड़ेगा इंडिया से, और ये हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप देन यू टेल व्हाट इज मोस्ट जस्टिफाइबल। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, फिर उस पार्टी को बुलाया उस दौरान, तो हम बाहर बैठे रहे। इस तरह के जिस रूम में मेरा ये चल रहा था, इस तरह के वहाँ करीब 24 रूम थे उस परिसर में, और उन 24 रूम में ही इसी तरीके के हियरिंग चल रही थी। कोई जापान से आया हुआ था, कोई कहाँ से आया हुआ था जी। एक सेकेंड, अब ये कहना है कि जैसे ये लेवल ऑफ कोर्ट होता है ना, जैसे कि भाई अगर हम भारतीय उसमें समझें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और उसके बाद में फिर और बड़ी कोर्ट होगी, फिर हाई कोर्ट है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो आप जिस के कोर्ट में ये केस लड़ रहे थे, वो अगर भारत की जो न्याय व्यवस्था से उसका तुलनात्मक दृष्टि डाल जाए तो वो कौन सी कोर्ट थी? मुझे पता नहीं सर, मेरे ख्याल से लोअर कोर्ट लेवल पे होगा, लेकिन वहाँ मैंने ऐसे सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा वहाँ सुना नहीं है, क्योंकि सिंगापुर का जुडिशियल सिस्टम बड़ा एक यूनिक, और वो स्पीडी उसमें बिलीव करते हैं, इट हैज टू बी सेटल्ड। और मैंने वहाँ जितने साल रहा या जब तक मैंने पढ़ा है, वहाँ पर किसी भी लोअर कोर्ट का या किसी बड़ी बेंच ने ओवर रूल आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वो पहला केस ही प्रॉपर जजमेंट से होता है। तो अगर उसने कर दिया और उसके बाद आप दोबारा क्लेम कर रहे हो, तो मैंने तो ज्यादातर ये देखा है कि उस बंदे पर डबल फाइन होके आता है, क्योंकि वो उस जज को चैलेंज कर रहा है, जूनियर जज को माना या दो जजेस की बेंच को मान रहा है। तो वहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी चीज बेंच होती होगी, मुझे पता नहीं वहाँ ऐसा है या नहीं है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये लिटिगेशन का जो प्रॉपर एक बात ये कह रहा हूँ कि जैसे सबका इंटरेस्ट इस बात में होगा कि आपने सिंगापुर के जो न्याय व्यवस्था है उसमें आप अपनी एक केस लेके गए, और उसका रेजोल्यूशन आप जैसे बताएं कुछ दिन में या कुछ हफ्ते में हो गया। तो हमारे नहीं सर, भारत मैंने में तो ये कुछ दिन और कुछ हफ्ते में होता तो अकल्पनीय है, ये हो ही नहीं सकता। मैं ये आपको यही तो बोल रहा उन हूँ लोगों इसलिए। के साथ होता है जिनकी सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील हैं, जो पता नहीं कितने लाख रुपए की फीस लेते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो केस लगा देते हैं। बाकी जगह तो लोग 20 साल तक, 25 साल तक, 3-3 4-4 पीढ़ियां एड़ियां रगड़ती रहती हैं, लेकिन उसका समाधान ही नहीं होता। और भारत की क्योंकि व्यवस्था से भी आपने कुछ, तो उन दोनों का तो पहले कंपैरेटिव मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे इसका सिंगापुर खत्म करने दीजिए आप। तो जी। उसमें क्या वो लंबा हो जाएगा वरना। तो ये जब मेरे को बुला, तो मैंने ऐसे करते करते 2-3 हियरिंग हुई। करीब शाम को 6:45 बजे करीब फाइनल हियरिंग हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि नीरज, वी आर we have convinced the other party, they will give you this much kind of a money return, full money return back, plus don't ask $75,000 and all that। लेकिन मेरे को एक रीजनेबल, जिसका कि मैं बड़ा इजीली मतलब सहमत हो गया उनके उस कंपनसेशन पे जो उन्होंने दिलाया, बोले ये आपको दिला दिया जाएगा। और हमने उसको कन्विंस कर दिया, अब आप एग्री हो तो हम उसको अपना जजमेंट माने। मैंने कहा ओके, इफ यू फील दिस इज द राइट वे एंड यू फील दिस इज द फेयर थिंग एज पर योर सिंगापुर लॉ, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग माय फुल मनी, मेरा जो थोड़ा बहुत कंपनसेशन है वो मिल रहा है। तो वो उन्होंने एक दिन की हमको 5 बार बुलाया था, मुझे अंदर बाहर किया था, और उसमें से 2 बार मैं लॉयर के साथ था, 3 बार मुझे अकेले बुलाया। फाइनल जजमेंट हो गया। अब उसके बाद मेरे पास क्या प्रूफ की जजमेंट हो गया, क्या हो गया, मैं कोर्ट में था, तो मेरा लॉयर कहता नो यू डोंट नो, इट इज ए कोर्ट जजमेंट, नाउ आई विल डू द प्रोसेस। मैं उसको एक जजमेंट फॉर्म में लिखूंगा, अपनी इस कोर्ट को दूंगा, और उसमें डेट तय कर दी गई कि इस डेट को वो मुझे थ्रू चेक पैसा लौटाएंगे। तो फिर मेरे को जज ने बुलाया, उन्होंने कहा कि यू विल नॉट बी, यू बी स्टेइंग हियर। आपने वो, मैंने कहा मैं तो घर वर खाली कर दिया, मैं तो उस होटल में आकर रुका हुआ हूँ। आई एम मेंटेनिंग माय पीआर बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू डू दिस इन इंडिया। तो नो प्रॉब्लम, योर लॉयर विल रिसीव द चेक, और वो आपको डिपॉजिट कर देंगे। तो एग्जैक्टली वही हुआ। मैं तो वापस आ गया था उस केस के बाद, और मेरे वकील ने पीछे से उस एग्जैक्ट डेट को चेक रिसीव किया, मेरे बैंक अकाउंट में, वहाँ सिंगापुर के अकाउंट में जमा कराया। उसने मुझे इन्फॉर्म किया, फिर मुझसे एक ईमेल लेटर मांगी कि ये रिसीव द पेमेंट। उसके बेस पे उसने जो भी फॉर्मेलिटी कोर्ट में करी, कोर्ट करके दिखाया। ये प्रोसेस हुआ था।
अब मैं आपको बताता हूँ सर, जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, 7:45 तक वो रुके रहे थे, जो 3 लोग अंदर उसको इस पे जो डिसीजन ले रहे थे, उसके उन्होंने पूछा, ओके मिस्टर रावत, नाउ सिंस यू हैव एग्रीड, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच for cooperating with us, and you did not go for litigation, but you have accepted our mediation. We really thank you very much. फिर उन्होंने पूछा, can you tell me what is happening in India regarding such things? तो मैंने कहा सर मुझे इंडिया का ज्यादा पता नहीं, पर उन्होंने कहा नहीं, वाई वी आर आस्किंग, तो राइट नाउ योर सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन कोर्ट, इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो सिंगापुर जुडिशियल सिस्टम के साथ ये स्टडी करके वो इस तरीके का ये अपना से बात करना। तो टुडे हाउ डू यू फील, विल इट वर्क इन इंडिया ऑल दैट? तो मेरी फील यही थी, मैंने कहा सर देखिए, इंडिया में 90% केसेस वो रिजॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, वो परेशान करने के लिए। तो वकील का भी यही पर्पज होता है, जजेस का भी यही पर्पज होता है, और आम जनता का भी पर्पज भी यही है। मैंने कहा आज आपने जो मेरे साथ न्याय किया है, ये खाली जुडिशियल सिस्टम के बारे में मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि भाई सिंगापुर का जो थॉट प्रोसेस है आम आदमी का। जैसे मैं कोई चीज और बताता हूँ, अब इससे लिंक में बताता हूँ, मैं इसलिए आना चाहता हूँ जो इंडिया और आप उसकी कंपेयर करते हो, यू कैन नॉट कंपेयर दीज सिस्टम्स इन एब्स्ट्रैक्ट। सिंगापुर में मैंने ये रियलाइज किया, देखिए जब मैं वहाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी वही था, लेकिन सिंगापुर का बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ इंडियंस भी ज्यादा मिले थे, तो फैमिली से इंटरेक्शन हुआ था। एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त होता था नील, तो कई बार हम पे एक दूसरे से मिलते थे, क्योंकि हम दोनों सीबीडी एरिया में काम करते थे, तो उसका भी आ गया, तो दूसरे लोग भी आए थे कभी, लेकिन मैं वो अक्सर लंच साथ कर लेते थे, अगर बाहर है तो। बाहर निकल के हम लंच कर रहे थे, एक दिन वो आया थोड़ा ऐसा उदास में, क्या हो गया, बोला यार टुडे यू नो रौनक is upset with me and I'm feeling ashamed, how do I go back, how do I face myself? नहीं यार, वो क्या हुआ था कि जब अपन तैयार हो रहा था, मैं ना देख फोन आ गया था, तो मैंने कहा यार मैं बाथरूम में भी जाने वाला हूँ, मैं ना तो उसको कहते कि मैं भी डैडी शावर ले रहा है। तो उसके बेटे ने उससे कहा, डैडी यू आर टेकिंग शावर, यू आर स्टिल आउटसाइड, व्हाई शुड आई से दिस? तो बोला मुझे इतनी मिस्टेक रियलाइज हुई, और मैं आया, मैंने फोन अटेंड करा करके, लेकिन वो मेरे रौनक पीछे छोड़ के, पर नहीं स्कूल में तो मुझे बताते हमको झूठ बोलना ही नहीं होता है, एंड व्हाट इज द नीड, व्हाई शुड आई से दिस? अब वो देखिए, वो बाप अपने बेटे को, छोटे से बेटे को फेस करने से डर रहा है, ये वहां का वैल्यू सिस्टम हो जाता है। जिस समाज में ये वैल्यू सिस्टम है उसका न्याय भी ऐसा होगा। हमारे यहाँ क्या है, अच्छा उस जज, आप उस वकील का भी देखिए, वकील उतना ही रिस्पॉन्सिबली मेरा काम कर रहा है, मैं उस वक्त सिंगापुर में नहीं हूँ, मेरे 2 पेपर किया, लेकिन उसको ये जब जजेस से मिलेगा तो मेरी बात कह सकता है वहां कुछ भी। जजेस ने जैसे मुझसे, मैंने कुछ कह दिया था तो उन्होंने हंस के कहा था कि भाई ये इतना चार्ज कैसे कर सकते हैं तुम्हारे वकील साहब, क्योंकि मैंने ऐसी बता दी थी फीस तो मेरा जज ही लगा है। तो वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है या प्रेस है, किसी वो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं है कि भाई वो अच्छा है, समाज को बनाया है, नागरिकों के काम किया है कि भाई मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, क्या जरूरत है, कोई जरूरत है कि बेवजह बोलना है? भाई हमारे हिंदुस्तान में हम तो बड़े होते हैं कि हमको, मतलब हम तो बेईमानी से पैदा हो जाते हैं, शायद किसी से पूछा भगवान की देन है। मतलब आपके जो टोटल एक्सक्यूज है, जो हमारी संस्कृति में जो चीजें आ गई हैं, ये फरेब और झूठ से भरी हुई है। अब यहाँ की न्याय व्यवस्था का मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ सर, जैसे वो मेरा एक साफ केस था, यहाँ पर मेरे उसी विश्वास के साथ मैंने लोगों की बात पर ट्रस्ट किया था, तो जितने ये प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, मैं 3 के साथ फंसा हुआ हूँ। 3 लोगों को मैं अच्छे मोटे अमाउंट दे चुका था उनकी बेसिस पे कि भाई ये चीजें, मैंने चेक से व्हाइट पेमेंट में दिया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस था भाई जब चेक से गिराऊं तो मेरे को डूबेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने उनमें से एक केस को कोर्ट के थ्रू और पुलिस के थ्रू मैंने लीड करने की कोशिश करी है, और एक कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू मैंने उस चीज को लड़ा जिसका ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई 3 महीने के अंदर फैसला आएगा। उसका पहली बार तो फैसला आया करीब 4 साल बाद, कंटिन्यूस लड़ने के बाद। 4 साल फैसले के बाद 3 साल अभी इसको ये हो चुके हैं कि जो फैसला आया हुआ है लागू नहीं होता। ये आपके जुडिशियल सिस्टम की हालत है, और वो जजेस वहां पर सिर्फ डेट देने के लिए बैठे होते हैं, और उनको शर्म नहीं आती। आप उनसे बात करिए, जब मैं कुछ एरोगेंसली बोल देता हूँ वहां पे, तो बोलते हैं यदि आप ऐसे करोगे तो हम आपको नहीं देते डेट, आप बनिए क्या करिएगा। मुझसे ये जज कह चुका है। तो यहाँ पर ये जजमेंट जजेस जो बैठाए गए हैं, ये जजेस होते हैं, इनकी क्या ट्रेनिंग होती है, दे आर शेमलेस पीपल, शेमलेस पीपल।
वो आपके सिस्टम में आम जनता को लूटने के लिए, खसोटने के लिए बैठे हुए, और उनको कोई मतलब उनके अंदर मानवता है नहीं। बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो बीच में आप उनसे पूछिए। मैं अभी इस वक्त सफर कर रहा हूँ यहाँ, मैंने केस कर रखा, मैं केस जीता हुआ हूँ, उसमें केस को लागू जो आपने इसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए, और फिर बातें ऐसी करेंगे जैसे इनसे बड़ा कानून। ये प्रक्रिया होती है, जैसे वो दूसरे दुनिया भर के देश जो है वो सब पागल है। अरे तुम्हारे लोग, तुमने कानून से लेकर के संविधान तक तो दूसरे देशों का पढ़ पढ़ के तुमने बनाया है, और बातें, क्योंकि हम इस तरह के ढकोसले में, जनतंत्रवाद में अनपढ़ समाज को रखते हैं, कभी जाति में उलझा के, उसमें उलझा के हमारा समाज बड़ा हो गया है पूरा। जाति धर्म, इसमें आप देख लीजिए नारे लगाते हुए, वो जज है वो भी उसी जाति समाज से निकल के आया, तो उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हो जाएगा, वो ही करता है। तो हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो तो ये है कि मैं आपको कैसे परेशान कर सकता हूँ, मैं इसलिए आपको कोर्ट लेके जाऊंगा कि मैं इसको परेशान करना है, न्याय थोड़ी चाहिए, परेशान करना है। तो कुल मिला के अगर बात देखी जाए, जो आपका अनुभव था, आप जो भी अपनी समस्या लेके गए एक कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, तो वो उसका समाधान कितने दिन में या हफ्ते में हो गया? अब देखिए, जब मैंने अपने वकील को केस दिया, तो जैसे उसने कहा ना, उसे प्रिपरेशन में, मतलब अब वो क्या है, सारे प्रूफ इकट्ठे करेगा, क्योंकि उसमें ओवरसीज यूरोपियन यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी, तो उसका रुकराव था। तो उसकी यूनिवर्सिटी को पहले लेटर लिखा, मतलब फोन तो उसने कर लिया, फोन मैंने दे दिया था, आई हैव टू राइट लेटर, ही हैज टू राइट लेटर एंड देन ही हैज टू गेट लेटर फ्रॉम देयर। तो उनके वीसी से या जो भी उनका प्रॉपर कोई जिस लेवल का होता है, जो अथॉरिटी होती है, उसने उनको लेटर लिखा। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी को भी लिखा, वहां से लेटर, उसको 10 दिन लगे, उसको 10-12 दिन का उसको टाइम लगा कलेक्ट करने में। वो चीज पूछा कि नाउ शुड आई फाइल इट, दिस इज गोइंग टू बी द फीस, मैंने उसको बता दिया, तो ये उसने मेरी एब्सेंस में मेरे बिल्डिंग वहां पे फाइल किया, उसने अपना डेट फिक्स करके मुझे फिर ये बता दिया कि आफ्टर योर रिव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन, जो आपने फाइल किया है केस, they are asking to will your client agree to court mediation instead of going still away litigation, both is very simple case. तो मैंने कहा, मैंने what is court mediation, समझा, court mediation as good as court judgment, it will be court judgment, it will be enforced, ऐसे कि वो कोई मतलब एक जजमेंट है उसको कोई फिर मानेगा नहीं, यहाँ तो कोर्ट से पास किया वो जजमेंट के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो वहां पर वो उन्होंने मुझे बुलाया, हियरिंग मेरी सिर्फ एक दिन थी, नॉट सेकेंड, 10 बजे से लेकर के और शाम के 7 बजे के बीच में मुझे 5 बार बुलाया था। अब उतनी बार उन्होंने उसको बुलाया था, शाम तक उन्होंने सेटल कर दिया। और फिर वो मुझसे जब पूछते हैं ना कि हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे यही बताया, मैंने कहा दिस इज वेरी अपीलेंट सिस्टम। तो उनका आज के दिन हमने सिर्फ आपका नहीं, मेरी इस कोर्ट में हम 3 लोगों ने आपके अलावा 3 केस और सुलझाए, और बोला कि इस वक्त जो आपके 24 जो दूसरे कमरे में है, उन्होंने कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 33 डिस्प्यूट सेटल हो गई हैं, except one dispute which probably will go to dispute, or we may have to give another date because उसमें Japanese जो local party है, they are unable to come to the terms. That's it. 33 cases resolved in one day. ये उनके जजेस की अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन है कि हमको अपने सिंगापुर के अंदर झूठे केस, परेशान करने वाले लोगों की एंजाइटी कम करने का हमारा जिम्मा है, वो तो काम करते हैं। ना तो यहाँ के जज की वो ट्रेनिंग है, वो ऐसे सड़ा सा मुंह बनाकर आप ऑर्डर दे देते हैं, या फिर ऐसे बनते हैं जैसे कि उनसे बड़ा कोई है नहीं। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक पड़ोस की, एक मेरे दोस्त की किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मुझे मालूम था कि उसका मोटरसाइकिल है, तो मैंने कहा हाँ भाई मोटरसाइकिल, बोला कि सर मैं आपका वो उसमें पुलिस केस हो गया, पुलिस केस का तो कोर्ट में जाना होता है, तो आप मेरे साथ कोर्ट में चलोगे? मैंने हाँ भाई चलो, मुझे नहीं। तो मैं कोर्ट में गया, तो मुझे वो जहाँ पर वो खड़े होते ना, लकड़ी का घेरा होता है, उस लकड़ी के घेरे में मुझे खड़ा किया। तो वो जो वकील था, मेरे दोस्त था, वो मुझे पूछ रहा सर आपका नाम, ये वो, सर आपकी जाति, और जज साहब कुछ लिख रहे थे, काम कर रहे थे, दूसरी चीज जैसे कि प्रथा सुनते रहते हैं। तो मैंने सुना भाई मैं मानव जाति का हूँ। तो कहा नहीं सर, वो मानव क्या जाति है? मैं मानव जाति हूँ, मैंने पशु नहीं हूँ। तो जज साहब यूँ ऐसे कुछ करे, तो उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, और फिर मैंने उनको भी देखा, तो उन्होंने वापस जो भी कर रहे होंगे किसी दूसरे जजमेंट पे वो हुआ। तो वो वकील मेरा, नहीं सर जो आप जाति तो बताइए ना। मैंने भाई कौन सी जाति तेरे को सच्ची बोलती है तेरी कोर्ट में? मैंने वो जाति का नाम लिख लिया। अब क्या हुआ कि जो मुझे लेकर गया था, जिसके लिए मैं गवाही दे रहा था, वो घबराना शुरू हो गया कि यार केस कब गया या कोई नाराज ना हो जाए। मैंने एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई कोर्ट के अंदर
जाति का क्या मतलब है? मतलब ये मैं तो यही तो कह महत्वपूर्ण, रहा हूँ, ये मैं ये कह क्यों रहा हूँ, आप तो महत्वपूर्ण समझदार है हो, कि मैं ये बात की बात आपकी करती। जाति क्या है? मैं यही चाहता हूँ कि बात 25 जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये देखें, ये मैं आपके अनुभव से बता रहा हूँ मैं कि इसीलिए मैं जो किताबों में पढ़ा, किताब में पढ़ के कुछ हमारे 2-4 प्रोफेसर टेढ़े मेढ़े चल के मुझे इसलिए गुस्सा आती है सर कि उनका कोई समाज से, व्यवहार से लिंक ही नहीं रहा है। ऐसे हमारे वकीलों का हालत होता जा रहा है, ऐसे हमारे प्रोफेसर का हालत होती जा रही है, डॉक्टर्स कोई ह्यूमनिटी ना रखे, मतलब हर प्रोफेशन का आपने सत्यानाश कर रखा है, क्योंकि आपने वो सिस्टम जो बना रखा है वो इतना गंदा बना रखा है कि उसमें कोई आप ईमानदारी से चलोगे तो आप बिल्कुल गधे कहलाओगे टाइम। तो जब मैं इस पे अड़ गया कि मैं तो मानव जाति हूँ, तो मेरे आप ये जो मानते हैं कि, एक सेकेंड, कुल मिला के ये मान समझे कि भारत में जो भी सिस्टम है, किसी भी व्यवस्था में हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे कहीं भी, सारे के सारे रेंट सीकिंग सिस्टम है। क्या हम ये मान सकते हैं कि सारे के सारे चौथ वसूलने के सिस्टम कारण कोई भी हो, या तो बना दिए गए हैं या परिस्थिति ऐसी है, देखिए व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको वो चौथ वसूलने के सिस्टम हो गए हैं। तो अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि ये समस्या आप लेके गए सिंगापुर की न्याय व्यवस्था के सामने, उसके कोर्ट में, तो आपकी समस्या का समाधान क्या 2 दिन में हुआ, 2 हफ्ते में हुआ, 2 महीने में हुआ, 2 साल में हुआ, या 20 साल में हुआ? ये महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताता रहा हूँ ना सर, 10 दिन तो मेरे वकील ने प्रिपेयर के लिए हुई है, और जिस दिन मैं सिंगापुर कोर्ट में मैंने हाजिरी दी पहली, उसी दिन आए हो गए ना शाम को 7 बजे, मुझे जाने एक नहीं दिन में पड़ा। नहीं उसमें आया, एक दिन में सिर्फ नहीं एक आया। दिन में, सिर्फ एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक, दैट्स इट। और मुझ जैसे उन्होंने उस रूम में जो बैठे जजेज, उन्होंने 3 केसेस निपटा दिए, बिल्कुल रिजॉल्व। और पूरी परिसर में जो 24 कमरे थे, उनका टोटल, उनका आंकड़ा उन्होंने बताया 33 केस रिजॉल्व, 33 केसेस। तो मेरी बात वहां के समझिए, जजेस का ये नहीं, आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने विभिन्न व्यवस्थाओं में, विभिन्न देशों में काम किया है, और ये सब सारे अनुभव लिए हैं। तो भारत में इतनी गपड़चौथ किस लिए है कि यहाँ पे हर आदमी रेंट सीकिंग के लिए, चौथ वसूलने के लिए बैठा हुआ है, चाहे वो व्यवस्था कोई भी हो? क्या कारण क्या है इसका, आप क्या समझते देखिए मतलब जी, मैं इसी मुद्दे पे लाना भी चाह रहा था आपको, और अपन आए हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि फाइनली फिर जब मैं इसमें जो मोटरसाइकिल वाले केस में गवाह बन के गया था, तो जज साहब फिर फाइनली क्या हुआ, वो थोड़ा डरने लगा, तो मैंने कहा ठीक है लिख दे, मेरे माता जी पिताजी ये कहते थे जाते वाली मेरे सर्टिफिकेट। तो जब मेरा पूरा हो गया, मेरा बयान में दर्ज हो गया, तो जज साहब देखिए इनका इनका क्या मतलब वो है, किस तरह के आप इनको माननीय कहिए, इनको सम्माननीय कहिए, माय लॉर्ड कहिए, क्या कहिए, किसी का भाई भाई तो होगा जो भी जज बैठा हुआ हो। वो उसके बाद कहता है कि रावत साहब आप काम क्या करते हैं? तो मैं यहाँ रहते हैं, बाहर रहता हूँ, यहाँ लौट के आके थोड़ा बहुत कॉलेज में शिक्षा का काम करता हूँ, पर्सनल डेवलप। बोला सर आज आपने हम सबको पढ़ा दिया। तो मैंने कहा जैसा, मैंने कहा कोई गलत किया हो आप सजा दे दीजिए, या मैंने बताइए, मैं भी क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं नहीं सर, आज आपने हम सबको पढ़ा दिया। एज इफ मैंने कोई नई बात कही कि जाति वाति नहीं होनी चाहिए कोर्ट में, क्या उनको नहीं पता था? उनको नहीं बताया था? लेकिन वो विल पावर होना, वो आपकी इच्छा होना, वो आपके सिस्टम में नहीं है। फिर ये कहेंगे नहीं सिस्टम में है ऐसा। अरे तो सिस्टम को बनाने वाले और मानने वाले आदमी ना चेंज करिए उसको। तो यहाँ पर क्या है सर, जो आपने जैसे कहा कि रैंक चौथ वसूल का, ये आप ये जो बता रहे हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था में कोर्ट में जाति पूछी जाती है, तो उसका उससे क्या मतलब होता है? मतलब मेरी समझ से बाहर है। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना सर, जाति मैंने सब मौका पूछी दिया, जाती है, उससे क्या मतलब? जब मैं उस कोई वकील का विरोध करता किसी था, विशेष वकील जाति का विरोध विशेष का करता। व्यक्ति, किसी जाति विशेष का व्यक्ति संत माना जाता है, या कि दूसरी जाति विशेष का व्यक्ति चोर और जो है ना ठग माना जाता है? ये मतलब क्या जरूरत क्या है उसकी? और ये मैं आज वही तक चल रहा है। शर्म की ये बात है, 75 साल इसीलिए के मैंने तो 75 धिक्कार है साल सर। के मैं बता रहा हूँ ना, स्वतंत्रता के बाद में भी चल रहा है। भाई जनतंत्र के नाम पर यहाँ पर ना तो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था फिर आप इनको ज्यादा क्रिटिसाइज करो, अरे यार नहीं आपको पता नहीं है, बड़ा हमारा सबसे अच्छा न्याय नहीं है, हमसे अच्छा संविधान नहीं, वो मैं पता नहीं कितने सारे हजारों पेज का संविधान कर दिया है, वो सबसे अच्छा है, और यहाँ पे न्याय मिलता नहीं, कोई जस्टिस होता नहीं।
जाति के नाम पे कहीं भूमि बांटते रहो, जाति के नाम पे कहीं चावल बांटते रहो, इनका मतलब तो ये तो इसलिए सिस्टम को कंपेयर करना मतलब मैं तो एक बात मानता हूँ रावत साहब कि भारत में तो अरबपतियों को या सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े धुरंधर वकील हैं वो पेशी कर सकते हैं, लेकिन न्याय एक दिन में दिलाने का सिस्टम तो भारत में तो नहीं है। मतलब एक बात बताइए, नहीं है ही नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए माधव जी, न्याय को एक दिन से ज्यादा दिन क्यों लगने चाहिए? किस जज को ये समझ में नहीं आता ये चीज ऐसे हो गई और ये चीज ऐसे हो गई? प्रूव करने का टाइम आप जिसको देना है, आप 6 महीने दे दीजिए, सब तेरी पूरी तैयारी कर रहा, तेरे पास जितने आर्गुमेंट हैं, लेकिन एक दिन हो जाएगा। जितना लंबा केस खींचेगा सभी को फायदा है। बस तो वो देखिए, मोटी यहाँ बात पे समझ जाए तो यही आपके भारत के जनतंत्र में जो भी किसी पोस्ट पे आके बैठ गया, वो जनतंत्र में किस लिए बैठना चाहिए? जनतंत्र का मूल भाव क्या है? सेवा के लिए। चाहे आप जज हो, आप जनता की सेवा के लिए हो, चाहे आप ऑफिसर हो, जनता की सेवा के लिए, आप आईएएस हैं, जनता की सेवा के लिए, आप नेता बने, जनता के लिए। यहाँ क्या होता है, बस एक बार कहीं बन जा, अब जनता में कोड़े कैसे मार सकते हैं अपन, ये तरीका ढूंढो, जनता को कहाँ रुला सकते हैं, कहीं परेशान कैसे कर सकते हैं, कोड़े तो मारेंगे, कुल मिला के चौथ कैसे वसूल, वही चौथ वसूलना मतलब कोड़े मार रही होगा ना भाई। कोड़े मारना मतलब आप कोड़े को पैसे कोड़े मारता नहीं है, पैसे से इधर पैसे मंगाओ, इससे वो करो, इससे ये करो, इसको हैरान परेशान कर दो, मरी जाए तो अच्छा है, अपने आप न्याय नहीं मिले मतलब इनका। भाई मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ की न्यायपालिकाएं, मेरा तो ये अभी जो जितने दिन से मैं यहाँ लड़ रहा हूँ कंज्यूमर फोरम में, भारत सरकार सुने, राजस्थान सरकार सुने और जो न्यायाधीश हो वो सुने इस प्रोग्राम को। मैं कह रहा हूँ कि आप ये इंतजार करते हो कि कब क्लाइंट मर जाए, ये न्याय करने थोड़ी बैठे हैं। ये लोग कहते हैं 3 महीने के अंदर हम न्याय देंगे, रोज रेडियो में टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। सर मेरा केस 4.5 साल में निर्णय आया, उसके बाद 3.5 साल से ऊपर हो चुका है, जो निर्णय दिया गया वो लागू नहीं हो रहा। उसे लागू कराने के लिए पता नहीं अब क्या लिटिगेशन करते रहिए, क्या करते रहिए। तो ये व्यवस्था है अपनी यहाँ की। अब आप इसमें रह के अपने आप को हम भारतीय हैं गर्व कर लो, काय का गर्व कर लो सर? मजबूरी के अलावा यहाँ मतलब आपको क्या मिल रहा है? फ्रीडम के नाम पे यहाँ उनको मजा है जिनको यहाँ बदतमीजी करनी है, जिनको यहाँ को चोरी चपारी करनी है, उनको है यहाँ फ्रीडम का मजा। लेकिन अगर आपको एक ईमानदार नागरिक की तरह, व्यक्ति की तरह रहना है तो ये जगह नहीं है। एक मैं आपको अनुभव बहुत पुराना सुनाता हूँ कि जब मैं लुफ्थांसा की फ्लाइट से जर्मनी गया, तो वहाँ पे जब फ्रैंकफर्ट में उतरे, तो उसके बाद में जब बाहर जा रहे थे तो उसने मेरे से पूछा, हाउ इज द सर्विस ऑफ द लुफ्थांसा? तो मैंने कहा इट वाज एक्सीलेंट। तो उन्होंने कहा यस वी हैव टू बी एक्सीलेंट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। यानी कि न्याय व्यवस्था छोड़िए, जो विमानन की मतलब जो आपके विमानन की सेवा है, जहां आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसमें भी उन लोगों को अपने जो मानदंड हैं, जो समय से पहुंचते हैं, जो सुविधा अपने जो है ना वो पैसेंजर्स को देते हैं, कस्टमर्स को देते हैं, उसमें उनको गर्व है और वो एक एक आदमी उस पर गर्व करता है। हमारे यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं? 75 साल हो गए, न्याय व्यवस्था जैसी है। आपका तो मतलब फर्स्ट हैंड अनुभव है, मतलब जहाँ आपको एक दिन में न्याय, मतलब भारत में ये अकल्पनीय है। यहाँ 3-3 पीढ़ियों को न्याय नहीं मिलता है। आप सिंगापुर में एक दिन में न्याय लेके आ गए तो आपने तो कमाल कर दिया। मतलब जी नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, ये सिंगापुर सिस्टम का कमाल है, जो उन्होंने बनाया है वो सिस्टम, उसका कमाल है। आप तो क्योंकि आपने उसको अनुभव किया है, तो वो आप अपनी अनुभव ही मतलब साझा कर रहे हैं ना, तो वो डेफिनेटली कुछ है, वो उन्हीं के सिस्टम की महानता है, महत्ता है कि आप और एक ये वो
और ये वो देश है, इसलिए ये वो देश है जो 1965 में बना। उन्होंने बताया मुझे कि हमने नीरज उस वक्त आपकी किताबें पढ़ी हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन आज इम्प्रूव करके सिस्टम को आज की गतिविधियों के हिसाब से अपने सिस्टम को डायनेमिक रखते हैं, अपने जुडिशियल सिस्टम को डायनेमिक रखते हैं। जो रिक्वायरमेंट है होते हैं, तो वो जानते हैं कि भाई जिस देश में है आपके केस ही 10, 15, 20 साल, वो काम फिर बाकी लोग क्या करेंगे। तो उनका उनका वो पहले तो लिटिगेशन में जाने के लिए आपको कन्विंस करते हैं कि आप हमारा मीडिएशन स्वीकार कर लो, और फिर लिटिगेशन में भी जाते हैं। मुश्किल से होता है जजमेंट, क्योंकि जो ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब वो तो झूठ का आप जानकर रास्ता खोल रहे हो। तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन वो कॉमन सेंस से इंडिया चलता नहीं है। इंडिया तो देख के तो किताब खोल देगा, कोई 3-4 हजार पेज की किताब आप ढूंढ रही हो उसमें लग जाएगा। यहाँ पर इस बात से नहीं चलते कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे कोई कंपैरेटिव एनालिसिस या कि कोई कंपैरेटिव शर्म होने की कि भाई हम एक छोटा सा सिटी स्टेट ही तो है, मतलब आप एक शहर के बराबर जो है ना, मेरे ख्याल में भारत के कई शहरों की जनसंख्या सिंगापुर से ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तो कितनी गहराई में पढ़ के और अपने सिस्टम को डायनेमिक बना लिया। देश है, उसमें करोड़ों लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा करते करते उनकी पीढ़ियां उसमें खप रही हैं। तो ये एक इतना बड़ा एक अत्याचार है। और सिंगापुर में आप बता रहे हैं एक दिन में न्यायालय, मतलब भारत में तो एक दिन में, बिल्कुल एक दिन में न्याय मतलब अकल्पनीय है ये। जजमेंट पास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया हो, जो कि जो है ना वो दूसरी आगे की कोर्ट में गया हो, एक दिन, मतलब ये अद्भुत। आप बता रहे हैं कि भाई यहाँ तो एक दिन में कुछ ही नहीं होता है। देखिए क्या मैं आपको, देखिए सिस्टम की इच्छा होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर भी है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, यादगार करके एक है वहाँ पे ट्रैफिक इंचार्ज, एक अच्छा सा आदमी बन गया था, नाम नहीं लूंगा। उसके टाइम में उन्होंने कैमरा शैमरा लगाए थे, तो मैंने कहा यार कैसे तुम वो दिया करोगे लोगों को फाइन वाइन। तो मैंने उसको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तो पेट्रोल भी हमको अपने आप ही भरना पड़ता था, और फिर जाके हम पेमेंट करने जाते थे। तो कोई करे नहीं करे, लेके भाग जाए, उसके बावजूद तो केस नहीं होते थे। एक आदमी उस पूरे पेट्रोल पंप को मैनेज करता था, जो अंदर बाकी चीजें ही बेच रहा होता था। तो आप अपने आप तो करिए, अपने आप पेट्रोल भरिए और आप जाइए अंदर पेमेंट, क्योंकि मशीन देखोगे तो उसके पैसे आते थे, किससे आपने कितना भरा है वो बताया था। आपके कैमरे वैमरे लगे होते, हर कार का उसके साथ फोटो होता था। ये मतलब बहुत सिस्टम पहले था। लेकिन अगर आप किसी जगह भूल गए हो पैसे देना, कई बार आपकी भूल जाता है। मेरा एक दोस्त भूल गया था, ऑस्ट्रेलियन लड़का था, वो भूल गया पैसे देना, आ गया होगा। तो उसके पास 3 दिन बाद वो एक डॉकेट आया कि भाई आप उस जगह पे आप इतना पेट्रोल भूल रहे हो। तो उसको सडनली याद आया, वो चला गया देने। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार अगर बोलो मैं, तो बोला उन्होंने सेकंड थिंग वुड हैव बीन कि मैं इसको क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो भरा है और भूल गया था देना पैसा। तो लेकिन क्या होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, आपने रेड लाइट तोड़ी और आपने अगर उसको पुलिस को कहा कि मैंने नहीं तोड़ी, मैं नहीं था, भाई चला था, तो वो ये कहते हैं ठीक है, वो आप चले जाते हैं। अगला फोटो जब आपके आता है तो आपका फोटो के साथ और उसका टाइमिंग के साथ वो आ जाता है, देखिए आप। लेकिन अब क्या होता है, जो फाइन पहले आप पे $250 का था, वो बढ़ के $500 हो जाता है। आपने उसको फिर रिफ्यूट किया, क्लेम किया, वो 500 का बढ़ के $1000 हो जाए। सेम चीज ये सिंगापुर की कोर्ट करती है कि एक जजमेंट अगर पास हुआ है, अब आपने अपील करी है, या तो वाकई में कोई उसमें नई चीज आप लेकर आ गए और जो उससे मिस हो गई थी। लेकिन अगर आपने उसी केस को ये किया और आप उस जज पर ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि आप जब लोअर कोर्ट की अपील का जिस जज ने वो जजमेंट दिया हुआ है, आप उसकी तौहीन कर रहे हो, और वो भी तौहीन एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हाई कोर्ट उसके जजमेंट को बदलती है, उस लोअर कोर्ट के जज की वो तौहीन है। लेकिन यहाँ तो यहाँ के जज को उसमें तौहीन लगती ना। उसी सिस्टम के तहत हाई कोर्ट ही सोचती कि मैं लोअर कोर्ट वाले की तौहीन क्यों करूं, ना सुप्रीम कोर्ट ने सोचती हाई कोर्ट ने अगर ये पास कर दिया है तो मैं उसकी क्यों तौहीन करूं। अगर तौहीन कर रहे हो तो उसको फायर करिए कि तूने गलत जजमेंट ही क्यों दिया।
भाई आपने किसी भी व्यक्ति का समय क्यों बर्बाद किया? मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब मुझे हाई कोर्ट में विश्वास नहीं था। तो ऐसे आपने सिस्टम क्यों बना रखे हैं, ऐसे ऐसे जज क्यों बना रखे हैं जिन पर मुझे विश्वास ना हो? लेकिन हमारा सिस्टम कुल हमारे मिला के लोगों को बात नहीं, ये है। आप स्टेट में देखिए, मेरा मानना क्या है कि यहाँ के लोग ये क्यों सोचे हैं, वो तो ये सोचते हैं मेरी जाति है, मुझे आटा मिल गया, मुझे जमीन मिल गई, इसमें यहाँ क्या रखा हुआ उन्होंने? तो रेवड़ी खाइए, बंदरों की तरह हो आप, बंदर आपको रेवड़ी मिल जाती है। तो इंडियंस हैज टू बिकम फर्स्ट सिटीजन। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ सर, जब तक हम ये इधर उधर के बने रहेंगे, मैं हिंदू बना रहा, मैं मुस्लिम बना रहा, मैं फलाना जाट बना रहा, मैं राजपूत बना रहा, मैं बढ़िया बना रहा, मैं ब्राह्मण बना रहा, तो आपका यही हाल होगा। लेकिन जिस दिन आप नागरिक बन जाएंगे, सर आई एम ए नागरिक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप ये काम करने के लिए आईएएस बने हो, ये काम करने के लिए आप जज बने हो, ये काम करने के लिए नेता बने हो, आप सेवा करिए, उस दिन आप देखिए देश सीधा हो जाएगा। भारत का जो पूर्ण संपूर्ण सिस्टम है, जो कि व्यवस्था है, वो तो किसी को नागरिक बनाना नहीं चाहती। वो तो उनको अलग 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 जाति, जो है ना वो समाज, धर्म, अलग लेकिन अलग सेना बनाइए, कोई परशुराम सेना और राजपूत सेना और क्षत्रिय सेना और मीणा सेना, आप इसमें उलझे रहिए। पीएफआई बनाइए, ये बनाइए, उसके लिए यहाँ राजी है, लेकिन उसके इसमें लिए इनके जजेस का सबसे समय। आपके अनुभव से जो मुख्य बात निकल के आई है, जो कि बड़ी ही अद्भुत है, जो कि मेरे ख्याल में भारत में किसी कारण से जानते हैं या खुद उन्होंने अनुभव किया है कि भारत में न्याय व्यवस्था में आप कोई केस लगा दो तो फिर उसका समाधान होगा या नहीं होगा, कब होगा, कितनी पीढ़ियां उसमें खप जाएंगी, उसका कोई आकलन है ही नहीं। और आप तो ये अद्भुत बात बता रहे हैं सिंगापुर की कि एक दिन में न्याय हो गया। मतलब ये तो भारत में अगर एक दिन में न्याय हो जाए तो ये लाखों करोड़ों केस जो है ना ये खत्म हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल। लाखों करोड़ों केस अगर खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारों की जीविका जो है ना वो तो इनके उसमें टीएडीए कैसे बनेंगे भाई? आपके तो कंज्यूमर उसमें फोरम में समस्या जितने भी खड़ी है। जजेस लगे हुए मतलब हैं, ये एक दिन में आप विदेशी नागरिक जो कभी परमानेंट रेजिडेंट थे, अपना केस लेके गए, आपकी बात सुनी और जैसा आपने बताया कि आपके वकील ने कोई फीस ली तो कोर्ट ने ये भी उस पे संज्ञान लिया कि भाई ये फीस सही है या गलत है या कम है ज्यादा हाँ, है। मैं हंस के हाउ कम ही कैन तो चार्ज दिस मच, यहाँ तो मतलब कमाल, मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया था। यहाँ तो कमाल है। यहाँ तो हम्म, बड़े बड़े वकील 50-50 पता नहीं कितना, मुझे नहीं मालूम है, वो फीस लेके इतने इन्फ्लुएंशियल हैं वो कि वो सबसे बड़ी कोर्ट में केस लगवा देते हैं। इसी के कारण उनको पता नहीं कितने लाख की फीस मिलती है। न्याय तब भी नहीं होता। न्याय मतलब आप समझो कि जिसके पास में नोटों के गोदाम भरे पड़े हैं, शायद उनकी सुनवाई जल्दा हो सकती है। तो आप तो एक साधारण नागरिक की तरह से आपने सिंगापुर की न्याय व्यवस्था में इंटरवेंशन किया, वहां पे केस लगाया और आपको एक दिन में न्याय, मतलब एक दिन का न्याय भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए अकल्पनीय है। बिल्कुल। तो लेकिन वो इसी के देखिए, उसके कारण कारण जो आप चीज सुन रहे हैं या नहीं, देख रहे हैं, मतलब कारण तो और बहुत वो सारे हैं, जागरूक हैं। लेकिन नहीं, आप ये सुनिए सही एक ना, आप बोले नहीं देते हो यार। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये देखें कि वो जो देश जो 1965 में आजाद हुआ, हमसे पढ़ना लिखना सीखा, उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था को तुरंत अपने डायरेक्शन में इस तरह कर लिया है कि अब भारत की कोर्ट उनसे सीखना चाह रही है। और उनका सिखाने का तरीका होता है कि सर ये तो ऐसे होता है, ऐसे करोगे तो ठीक है। तो मैं फीडबैक दे के आ गया था, उनको भी लगा था, उन्होंने भी कहा था हाँ यस यू आर राइट, कि वहाँ इंडिया में तो लोग जस्टिस के लिए थोड़ी आते हैं। तो मेरा क्या, माधव जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का फॉल्ट कोई कोई एक न्याय व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था ये नहीं सीख करेगी, ये तो नागरिक करें। जब नागरिकों को आप, अब ये है कि ये नागरिक बनाने का कार्यक्रम कहाँ से शुरू हो भाई? या तो कुछ जागरूक नागरिक हैं वो इस पे आ जाएं, या फिर ये है कि ऊपर से कोई जो भी हमारे नेता होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग जब होते हैं, ये लोग इस पे उतर जाए कि भाई वो डेडिकेटेड हो इस बात के लिए कि नहीं, मुझे तो सबको नागरिक की तरह ट्रीट करना है, नागरिक हो, मेरे लिए कोई विशेष जाति समुदाय है ही नहीं।
तो हमारे यहाँ गीता का ज्ञान है, हमारे यहाँ कुरान का ज्ञान सबसे ज्यादा है, ग्रंथ साहिब हमारे हैं, गुरुद्वारा में रखे हुए हैं, सब रखे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ सीख मत लेना। हर बंदा मतलब वो तो ज्ञान पे लो, उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट मत करो, या अपने जब मेरा कुछ नुकसान हो रहा हो तो उसको इम्प्लीमेंट मत करो। तो हमसे ज्यादा हिपोक्रेट इस वक्त मेरे ख्याल से कोई दूसरा देश है आसपास का, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन बांग्लादेश हो, लेकिन श्रीलंका भी मैं गया हूँ, पाकिस्तान भी मैं गया हूँ। पाकिस्तान में कम से कम उस वक्त डर था लोगों में, यहाँ तो ना डर है ना कुछ है, यहाँ तो बस स्वच्छंद मलंग हो गए, मतलब आप कुछ भी कहिए, गाली बकिए तो आप बिल्कुल अरे यार ये कुछ सही बात कह रहा है। आप कोई भी गलत बात कह के देखिए भारत में, आप वीआईपी बन जाएंगे, आप इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। आप गाली दीजिए किसी को, बड़े आदमी को गाली दे दो, सिस्टम गाली दो, आप बड़े आदमी हो गए दूसरे। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि यहाँ पे चाहे तथ्य हो या नहीं हो, आप कोई ऊट पटांग, आप कोई सनसनीखेज बात कह दो जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, जो बात है ही नहीं, तो आप बड़े बात बन जाएंगे। आप में जो है ना, आपको बहुत सारे लोग सुनने लग जाएंगे, टेलीविजन वाले आपके बीच में कैमरा और माइक लेके भागने लगेंगे। तो ये जो कुल मिला के बात हुई हुई कि देखिए सिंगापुर मैं में। आपको इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े नेशनल लेवल की चीज है। इंदिरा गांधी जी का जब हत्या हुई थी तो सबको मालूम था, उनके बॉडीगार्ड ने उनके सामने करी थी और उन्होंने अपने आप को पकड़े भी गए थे, सब कुछ हुआ था, प्रधानमंत्री थी। आपका सिस्टम इतना मतलब जिसको अमानवीय है, उसका न्याय, उसका जजमेंट आने में कितना टाइम लगा? 2.5-3 साल। तो अब आप इन जजेस से कभी कुछ बात करो, अरे साहब इंदिरा गांधी मर गई थी, हाँ हम अब वो इस पे गर्व, वो इस तरह बात करते हैं, कोई बड़ी बात कर दी, अरे कोई शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में किसी दिन कोई ऐसा मर जाएगा और फिर तुम्हारे लिए कोई चीज, कोई डॉक्टर नहीं आए टाइम पे, वो भी ऐसे 2.5 महीने बाद आए या 2.5 घंटे बाद आए, तब शायद उसको रियलाइज होता है। लेकिन वो भी रियलाइज होकर फिर आप चले जाइए, हट जाइए, क्योंकि हम जितने अमानवीय हो चुके हैं, और खास तौर से जो सिस्टम में इस वक्त जुड़े हुए लोग हैं, वो जितने अमानवीय होकर बेशर्मी से पैसे लेकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, मुझे पता नहीं वो किस तरह बच्चे पाल रहे हैं, किस तरह का समाज पैदा कर रहे हैं। और आप शायद रिसर्च कर लीजिए, किसी भी गरीब गुरबे के घर के जो ईमानदारी से मेहनत करके आता होगा, उसके बच्चे इतना क्राइम नहीं करते होंगे जितने वो कर रहे हैं। लेकिन पूरे किसी को कहीं से वो शर्म की शुरुआत ही नहीं है। तो अब उसको करने के लिए मेरा तो ये है कि नागरिक जागरूक हों, इनको खुलेआम खुले मंच पर से आप इनको कंडेम कीजिए, लेटर लिखिए। जैसे मैंने आपको कहा था, देखिए इंटरनेशनल कोर्ट का ये बड़ा एक वो है कि जजमेंट जिस चीज के लिए गलत आपको लगता है या कोर्ट जब काम नहीं करती है, उस चीज को आप इंटरनेशनल लेवल पर उठाइए, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हों, ये बड़ी शान से कभी एम्स्टर्डम, कभी कहीं किसी दूसरे कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो इनको कम से कम हम नहीं दे पा रहे हैं गाली, तो वहीं से गाली दिलवा दो, कि उनको जितना पता होगा हमारे बारे में कि साहब ये इस तरह का जजमेंट ऐसे देते हैं, उसके बारे में उनको लिखना चाहिए। हमारे जितने दोस्त हैं अमेरिका में, उनको भेजो, भाई देखो ये इतने केस चल रहा है, ये जज थे, ये ऐसे कर रहे हैं, तो जहां जाए इनको थूक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इसी दफ्तर हूँ, अब जैसे जगदीश टाइटलर जी हैं, बड़े भारी नेता यहाँ के होते थे, अब हमने इनका कांड वांड सुना हुआ था, तो ये मुझे एक बार मिल गए सिंगापुर में मुस्तफा मॉल के अंदर। तो भाई मैं इनका क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो जो एलिवेटर होता है ना, मतलब उस पर सीढ़ी वाला, उस पर ये चढ़ रहे, मतलब ये उतर रहे थे, मैं चढ़ रहा था, तो मैंने भी जान के धक्का दे दिया। तो होगा टाइटल तो घर पे ही तो है, सिंगापुर में तो नहीं है, तो नीचे उतर के उसने मुझे ऐसे देखा, तो मैं भी मुस्कुरा दिया, मैंने यूं कर दिया उसको। भाई आप इनको जहां जाए इनको आप इनको जलील करवाइए। हम जलील करने से भी इनको डरते हैं, क्योंकि हम पता नहीं उसको लालच है। भाई जो गलत व्यक्ति है उसको जलील क्यों नहीं किया जाए, वो चाहे कोई हो। जब आप किसी प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू को, किसी भी, भाई आए दिन आप दलिलता की बात करते हो, आप उनसे बड़े ओहदे पे तो नहीं ना पब्लिक के। तो इन जितने भी आईएएस ऑफिसर जो मजा लेते हैं, जितने भी जजेस जो आनंद लेते हैं, जब आपका मौका मिलता है कहीं मिल जाए, आप इनको जलील करिए कि सर आप भी तो वहां यही कर रहे थे। एक बार मुझे याद है, एक किसी ने वीडियो बनाकर डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, कोई कोई किसी लोअर कोर्ट का या हाई कोर्ट का वो था जज, वो एक टोल टैक्स पे अड़ा हुआ था कि मुझे निकलने दे, मेरे को अलाउड है। तो उस बंदे को थोड़ा सा ज्ञान था, उसने उतर के इसकी रिकॉर्ड किया और उसको इतना सुनाया कि साहब ये आपकी कोर्ट नहीं है, ये टोल टैक्स है, यहाँ टोल टैक्स ये बिना आप नहीं जाओगे, आप इसके लिए अलाउ नहीं हो और आप झूठ बोल रहे हो।
और वो अड़ गया बंदा, शायद वो लोअर कोर्ट का जज। लेकिन अब बताइए, ऐसे जजेस जो इतने टॉल टैक्स को बचाने के लिए झूठ बोलने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, दूसरी चीजें तो ये बड़े इंटरव्यू करते हैं, उसको नहीं इंटरव्यू करना चाहिए? कौन व्यक्ति है उसको बुलाओ, उसको फायर करो। नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ वो मॉरल वैल्यूज है ही नहीं सर। हम कोई मतलब, अब जिस जज के सामने मैं उससे कह रहा था भाई जाति क्यों पूछ रहा है, क्या उस जज को ये नहीं कहना चाहिए था वकील से, हाँ भाई जाति से क्या मतलब है, क्यों पूछ रहे हो? मगर साहब वो कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जाति लो। तो आपका ये सिस्टम है, मतलब क्या है भाई? तो हम तो जबरदस्ती यहाँ से जिंदा हैं, नागरिक की तरह अपन घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। कोई रखना पसंद कर रहा है, हमको नहीं पड़ रहा, पड़े हुए हैं, जबरदस्ती पड़े हुए हैं। कोई मतलब कोई, मतलब आपको इज्जत इस बात की थोड़ी है कि आप अच्छे नागरिक हो, आप टाइम पे टैक्स देते हो, हाँ तो क्या हो गया, देते रहो। आप पूछ उनकी है जो नहीं देते हैं, जो हेरा फेरी करते हैं, जो गपड़, वो है आप। अरे बड़े बेकार आदमी है। अच्छा, आप अपने अपने हाथ पे चलते हो, अपने लेफ्ट हैंड पे चलते हो, क्यों? अरे इंपॉर्टेंट वो है जो उल्टा आ रहा है, या जो आपको रोक देता है, वीआईपी आने वाला, आप रुकिए, आपके अधिकारों को छीनता है। यहाँ पूछ तो उनकी है जो आप दूसरों के अधिकार छीनो। आप देखो अभी आप इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैसेज दे रखा है इन्होंने। भाई हमारे नेता, हमारे आईएएस क्या आपको संदेश देते हैं कि भाई दूसरों का हक छीन के आप सड़क पे चलो, तब देखो आप इंपॉर्टेंट कहलाओगे। वो शर्म नहीं है। मैंने इतने देशों में रहा, ऑस्ट्रेलिया में रहा, फिलीपींस में रहा, ताइवान में रहा, इंडोनेशिया में रहा, सिंगापुर में रहा, किसी वीआईपी के लिए रोड खाली होते हुए या ब्लॉक, ट्रैफिक ब्लॉक होते हुए मैंने तो नहीं देखा। मैं फिलीपींस में मनीला की एक होटल में एक बार ऐसे में था कि उनके प्रेसिडेंट के अलावा आगे पीछे के मतलब 3 प्रेसिडेंट और थे, मतलब 4 प्रेसिडेंट्स इन ए हॉल, एंड आई वाज डायगोनली अपोजिट टू देयर टेबल ओनली। और मुझे पूरे में कहीं चेकिंग नहीं थी, लेकिन देयर वाज ए फैंटास्टिक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। मतलब मैं कुछ भी लेके नहीं जा सकता हूँ, सबको इलेक्ट्रॉनिक चेक करा था, लेकिन कोई मेरे यूं करने वाला और यूं करने वाला नहीं था, क्योंकि वो सिस्टम है। हमारे यहाँ सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को कोई होने। आपका आम आदमी पार्टी का नेता ये बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं सिटीजन चार्टर लगवा दूंगा। अब जब से वो नेता बना है, सिटीजन चार्टर की बात कर रहा हूँ। कौन सा काम क्यों रुका हुआ है, ये भाई आपका एक वो होना चाहिए कि ये काम 3 दिन में हो जाएगा, ये काम 2 दिन में हो जाएगा। उसने कहीं लगाया सिटीजन चार्टर? बात ही नहीं नहीं करनी है, नहीं, ना जनता को ध्यान है। आप ये तो देखिए ना कि वो खुद व्यक्ति इंजीनियर है और उसको मालूम है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई मतलब फैसिलिटी ही पॉसिबिलिटी नहीं नहीं है। है। और उसके बाद में भी वो ये कह रहा है कि मास हैकिंग हो गई और बहुत सारे लोग हैं। और मुझे तो इसके अंदर आश्चर्य, बहुत सारे और इंजीनियर्स भी हैं जो कहते हैं कि क्योंकि वो पॉलिटिकली या आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो कहते हैं कि मास। मैंने उनसे कहा, मैंने कभी आप समझाओ तो सही कैसे होगा। तो बहरहाल आपसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई, देखिए, क्योंकि मैं आप इसमें, आप जैसे क्लोज करो, देश मैं यही में कहना चाहूंगा, जैसे अभी आपने इंजीनियर होते हुए अपने एक इंजीनियर की पढ़ाई को, उसको रेस्पेक्ट देते हुए आपने सोचा कि मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि इस देश में ऐसे लोग बेवकूफ माने जाते हैं जो अपनी मर्यादाएं जानते हैं। आप मर्यादा विहीन बात करिए, फिर देखिए। अरे अब जैसे अरविंद केजरीवाल ने जब तक सिटीजन चार्टर की बात की तो इतना पॉपुलर नहीं होता था, और लोगों को याद भी नहीं है, क्योंकि वो लॉजिकल बात थी। जब से उसने बदमाशी वाली बातें करना शुरू किया है, हाँ, उसके सारे मुद्दे आप देखिए, आपको भी वो याद रहा। क्योंकि वो जब आप कोई गलत बात कहोगे तो लोगों की नजर में आते हो और आप हीरो बनते हो। यहाँ आपने तमाशा यही तो बना रखा है, हमारे मीडिया से लेकर के हमारी सारी अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, सबने ये तमाशा बना रखा है कि जो गलत बात कहे वो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। आप अभी यहाँ से एक कॉल दीजिए, हम राजस्थान एक अलग राष्ट्र बना रहे हैं, आप 15-20 लोग हो गए मेरे गेट पे से नारा लगा दीजिए, कल आपके इंटरव्यू हो जाएंगे शुरू। अरे सर आपको, हाँ, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हाँ हम सब ये हैं, हम क्षत्रिय हैं सर, हमारा राजपूताना होता था, हम अलग देश बना रहे। आप देखिए, आपका से नेता। लेकिन आप ये बात कहोगे नहीं, हम सबको मिलके रहना चाहिए, हमको सड़क पे बहुत सबका रिस्पेक्ट करके चलना चाहिए, ओवरटेक ध्यान से करना चाहिए, राइट साइड से भी करना है। अरे यार पागल है यार, क्या कह रहा है? क्योंकि आपके जो नेता है ना तो वो उसको तवज्जो देंगे, ना वो आईएएस, वो आईएएस सोचता है वही जानता है सब कुछ, जज सोचता है मुझसे ज्यादा कोई जानता है, जाने हो चाहे कुछ नहीं दोनों। अभी तक वो इसी में उलझे होंगे जाति क्या है। तो ये है सर देश का हालत हमारे का।
धन्यवाद बहुत बहुत। एक एक जो एक ये पर्सपेक्टिव था, सिर्फ पर्सपेक्टिव ही नहीं है, ये अनुभव जो है, अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित जो आकलन है, उसकी एक अलग महत्ता होती है, उसकी एक अलग उसकी एक कीमत होती है, एक वैल्यू मतलब होती है कि भाई आप दूसरों की बात सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करें ना करें पता नहीं, लेकिन आपने तो ये खुद अनुभव किया है, सिंगापुर की न्याय व्यवस्था को अनुभव किया है, और भारत के लोगों को या बहुत सारे और देशों के, हम तो भारत की बात कर लेते हैं, कि आप केस लेके गए और जैसा मैंने बार-बार आपसे पूछा कि भई उसमें कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने साल लगे। अगर 1 साल में या 2 साल में भारत में किसी न्याय व्यवस्था में घुसे हुए केस का निपटारा हो जाए तो लोग गंगा नहा लेते हैं। लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, और आप तो एक अद्भुत बात साझा कर रहे हैं कि आप एक केस सिंगापुर की अदालत में ले गए और 1 दिन में उसका निपटारा हो गया। एकदम। यहाँ तो कोई मतलब कोई 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी की बात करो आप, अब फिर भी शर्म नहीं आती है। यहाँ शर्म लोग नहीं आती, ये वो है ये बात। समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बहुत ही थॉरो सिस्टम है, हम एक-एक चीज़ की मीन मैच निकालते हैं और गलतियाँ निकालते हैं, और इसीलिए हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है। लेकिन कमाल की बात है कि जो समस्या या किसी भी एक केस का समाधान 1 दिन में हो सकता है, हमारे इस विवश और विचित्र देश में 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 1 पीढ़ी भी गुज़र जाए, तो किसी को कोई शर्म नहीं आती है, बल्कि वो इस पे छाती ठोक के कहते हैं कि हम बहुत ही समझदारी से काम करते हैं, हम बहुत ही गहराई में जाके काम करते हैं, इसलिए पीढ़ियाँ गुज़र जाएँ तो क्या हुआ? न्याय तो सही होना चाहिए। तो नीरज जी आपका धन्यवाद और नमस्कार कि आपने एक ये अद्भुत बात हमें बताई। मेरे ख्याल में अधिकतर जो लोग इसको सुनेंगे और देखेंगे, उनके लिए अकल्पनीय है कि किसी न्याय व्यवस्था में भारत में आप कोई एक थोड़ा-सा इस तरह का जो केस लेके जाए, जैसा कि आपका केस था, और 1 दिन में उसका निपटारा हो जाए। मतलब 10-10 साल तो 10-20 साल तो मतलब मानिए नहीं तो 4-5 साल तो मान ही लीजिए। तो ये आपने जो एक अद्भुत जो अपना जो अनुभव साझा किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। किसी और विषय में, किसी और समय में फिर आपके पास आएँगे और इसी तरह की कुछ बात आपसे करेंगे। तो डॉक्टर नीरज रावत, आपका धन्यवाद। तो ये अकल्पनीय सत्य था, अकल्पनीय सत्य। धन्यवाद, धन्यवाद। जी। भारत में जहाँ के सभी लोग मानते हैं कि न्याय तो किसी फ़िल्म का एक संवाद है कि पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, उस पेशी में दिन, हफ़्ते, महीने, साल ही नहीं बल्कि पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे डॉक्टर नीरज रावत से, जो कि इस तरह का केस सिंगापुर की अदालत में ले गए और 1 दिन में न्याय हो गया। तो ये हम भारतीयों के लिए अचंभित बात है। भारत में ऐसा तंत्र क्यों नहीं है? क्या हम ये तुलनात्मक अध्ययन और आकलन नहीं करते हैं दूसरे देशों के सामने? हम जो भी कुछ हैं, उसी में मूंछ मरोड़ते रहते हैं। तो ठीक है, ये एक विशेष परिस्थिति है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।